Hi, my name is Junaid Ahmed. I've secured third rank this year. Okay, okay. Uh, I've secured third rank this year. My optional was geography. I started my preparation way back in 2014. So this was my fifth attempt. Last year, I got into Indian Revenue Service. उसके बाद I again wrote the exam, and this year AIR third I got. So abhi what we'll do basically is I'll share some part of my preparation जहाँ पे मैंने falter किया and what my strategy was related to prelims, mains or interview, and then we can take up questions of few people. तो starting में 15-20 minutes I'll speak about my strategy and other things, and then उसके बाद I'll take up the questions. See, my journey started in 2014. मैं शारदा यूनिवर्सिटी से आई ग्रेजुएटेड. उसके बाद आई वेंट टू हज हाउस इन मुंबई. वहाँ पे एक आईएएस कोचिंग है. उनका एक एंट्रेंस के थ्रू वो लोग लेते हैं, तो आई वेंट देयर और वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर मेंस क्योंकि ज़्यादा फोकस मैंने प्रीलिम्स पे कर लिया था. सेकेंड ईयर में भी सेम थिंग हैपेंड. सेकेंड ईयर में भी सेम थिंग हैपेंड. आई वाज नॉट एबल टू क्लियर मेंस. तो क्या था कि फिर आई केम बैक टू दिल्ली और मैं यहाँ जामिया में आरसीए में था 2 साल, 15-16, एंड देन ये लास्ट ईयर आई गॉट अ रैंक. So what we'll do is I'll try to speak up on my strategy. जैसे कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए. ऑल्दो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड स्टडी. आप ये मत सोचना कि पीटी, मेंस और जो इंटरव्यू है वो डिफरेंट रहता है. तो अब फ्रेशर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है. तो जो चीज़ें मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी वो आई ट्राई टू टेल, ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े. पीटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ लुक द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. वो सबसे ज़्यादा आपको बताते हैं कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है. तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1-2 महीने आप इसको अच्छे से करना चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज. उसके बाद प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज़, जो आपका बेस बनाती हैं. तो एनसीईआरटीज़ को कभी मिस नहीं करना. इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, पॉलिटी, ये जो एनसीईआरटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टार्टिंग में आपका बेस डेवलप करने के लिए. और स्टार्टिंग में एक मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि अननेसेसरी न्यूज़पेपर्स पे और बाकी चीज़ों पे टाइम स्पेंड करते हैं. होता क्या है कि उस टाइम पे यू नेवर नो कि उसमें से क्या चीज़ें पिकअप करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है. तो अल्टीमेटली क्या होता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है. तो माय एडवाइस इज़ कि स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर को रीडिंग के लिए पढ़ना चाहिए. एज सच आप बहुत ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड नहीं करिए. ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटीज़ को कवर अप करिए जल्दी से, क्योंकि स्टैटिक पार्ट वहाँ फिनिश होता है. तो एक बार स्टैटिक पार्ट जब आपका कवर हो जाएगा उसके बाद आप बाकी चीज़ों को कर सकते हैं. तो और अब प्रीलिम्स का जो है, अभी आप अगर पेपर्स देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द करंट अफेयर्स. जो डायनेमिक पार्ट है प्रीलिम्स का वो इम्पॉर्टेंट है. तो एक बार स्टैटिक पार्ट आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद फोकस ऑन द डायनामिक पार्ट. क्या होता है कि बिना स्टैटिक के आप वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो न्यूज़पेपर वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं. मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है. मैं एडिटोरियल्स के लिए हिंदू पढ़ता था. इंडियन एक्सप्रेस में मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर हो जाती थी, और हिंदू से मैं एडिटोरियल कवर करता था. बाकी साथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, ब्रेकेजेस होते हैं. उसके लिए मैं क्या करता था कि एक कोई मैगज़ीन आप ले सकते हो. क्या करते हो कि जैसे विजन है या इनसाइट्स है, मल्टीपल मैगजीन्स आर देयर, बट उसमें कंटेंट एक ही होता है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बहुत सारी मैगजीन्स का, व्हाट यू डू इज़ फिक्स टू अ सिंगल मैगजीन, उसको आप रिवाइज कर सकते हो. तो उसमें करंट अफेयर्स कवर अप हो जाता है. तो ये चीज़ तो हो गया नॉलेज के उससे. मेन पीटी में आपको जो हेल्प करता है वहाँ पे, वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग हेल्प करती है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर से आएगी.
आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे तो प्रीलिम्स के पेपर में वहाँ पे आपको 40-45 क्वेश्चंस के बाद किसी को भी नहीं आता एग्जैक्टली कि जो उसने पढ़ा है या वो किया है, तो वहाँ पे आपको जो आपकी नॉलेज आपने गेन किया है उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी और उसका एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही बेस्ट कर सकते हैं। तो उस पे आप मेन फोकस रखिएगा प्रीलिम्स में, क्योंकि वही चीज़ आपको हेल्प करेगी वहाँ पे प्रीलिम्स के लिए। अब प्रीलिम्स में एक और चीज़ होती है, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। वहाँ पे बच्चे कुछ कुछ होते हैं कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कोई कहते हैं कि 70-60, कोई लोग कहते हैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आप मैं पेपर के हिसाब से वैसे तो क्वेश्चंस को एडजस्ट करना चाहिए। मैंने क्या करता था कि स्टार्टिंग के अटैम्प्ट में मेरे 90-92 अटैम्प्ट रहते थे ज़्यादातर का पेपर वो स्टफ, तो मेरा ऑटोमेटिकली इट केम डाउन टू 84। तो इससे क्या है कि वहाँ पे जाके आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा तो आपको रिस्क बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं बढ़ाओगे तो आपका जो है स्कोर ऊपर होने का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप रिस्क पे फोकस करिए, बस कैलकुलेटेड रिस्क पे, उसको आपको जितना हो सके वो करना है, काम करना है। ये प्रीलिम से रिलेटेड चीज़ें हैं। और बुक लिस्ट अगर आप बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो एनसीईआरटीज़ तो कवर करनी है जो मैंने बताया। उसके साथ एक आप रेफरेंस बुक कोई एक ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ अ वेरी गुड बुक, डिटेल्ड आपको नोट्स उसमें मिल जाते हैं। बाकी एनसीईआरटी से कवर करेंगे तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ वे, आपको पेज टू पेज आपको पूरा बाय हार्ट करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह है, बट उसमें इतना अच्छे से नहीं दिया है। मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी, बट उससे अच्छा श्री राम सर के नोट्स हैं, वो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है इकोनॉमिक्स, तो वो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। जोग्राफ़ी में एनसीईआरटीज़ जो हैं वो सफिशेंट हो जाती हैं। उसके अलावा जेसी लियोंग है एक बुक, वो भी आपको हेल्प करती है जोग्राफ़ी में। तो ये हो गए। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा कोई बुक्स पे फोकस मत करिए, जो करंट चल रहा है उसको कवर अप करने का ट्राई कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन पेज में ये चीज़ें कवर करता है। साथ में आप जो रीसेंट इवेंट्स हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, वो काफ़ी आपको हेल्प करता है। तो ये प्रीलिम से रिलेटेड है। नाउ विल कम टू द मेंस पार्ट। मेंस ऐसा वो है जहाँ पे मैंने कई बार फॉल्टर किया है। 14-15 अटैम्प्ट में आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर मेंस। तो मुझे जब मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया तो आई सैट एंड आई वॉज थिंकिंग कि मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मैं मेंस नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो आई रियलाइज़ कि मेंस में जब आप आंसर लिखते हो तो आपके पास एक तो कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट के साथ आपका आंसर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर आना चाहिए, आप डाइवर्स डोमेन्स में आपको आंसर लिखने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। अब मेंस के लिए खासकर आपको क्या करना है कि मैंने क्या किया था कि आप सिलेबस लीजिए मेंस का, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो उसके जो पॉइंट्स हैं सिलेबस में आप उनको पिक करके पहले उसका स्टैटिक पार्ट जो है वो कवर करिए। जैसे पेपर 2 में हम बात करें, पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो गया, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़ हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो इनके जो बेसिक चीज़ें, जैसे सिविल सोसाइटी है उसका क्या रोल है, उसका क्या इशू है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये स्टैटिक पार्ट एक बार आप क्या करिए कि एक अलग अलग कॉपीज़ बना लीजिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की। उसमें आप लिखेंगे तो वो चीज़ काफ़ी आपको हेल्प करेगी, स्टैटिक पार्ट आपका कवर हो जाएगा। फिर आता है जो करंट पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में क्वेश्चंस पूछते हैं जो आज के टाइम पे इशू बेस्ड यूपीएससी में आप प्रीवियस अगर पेपर्स देखेंगे तो वो उस हिसाब से पूछते हैं। तो उसके लिए आपको करंट नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने जो देखा है, मेरा 636 स्कोर था फर्स्ट मेंस में। तो फर्स्ट मेंस में कट ऑफ 678 के अराउंड गया था, 636 था, और मेरा इस साल स्कोर 893 है। तो 636 से आप मूव टू 893, तो अराउंड 250 मार्क्स का जंप है।
तो उसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेस जो है वो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने सिलेबस पे स्टिक टू द सिलेबस, उसका स्टैटिक पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर करिए, और जो इश्यूज़ हैं उनके नोट्स बनाइए। मेरे पास यहाँ पे कुछ नोट्स भी हैं, तो आई ट्राई टू शो यू कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि नोट्स में होता ये है कि नोट्स जब आप बनाते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप बहुत कुछ लिख लेते हो, उसके बाद उसे रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इफ़ इट इज़ विजिबल आई ट्राई टू शो यू कि नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। आप अगर ये देखेंगे तो ये मेरा एक इशू है, शुड बेटिंग बी लीगलाइज्ड। अब इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसमें मैंने क्या किया है कि बेनिफिट्स क्या हैं उसके, और उसके बुलेट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं उसके। प्रॉब्लम्स में मैंने बेसिक वो दिखाए हैं। उसके बाद आप रेगुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, और कमीशन की रिपोर्ट क्या है। तो इस तरीके से देखिए आप नोट्स मैंने ये एक A4 का 1/3 पेपर है, तो इसमें क्या होता है कि आप पूरा एक इशू आपका सिर्फ 1/3 ऑफ A4 में आपका कवर हो जा रहा है। तो आपको यही करना है कि कंसाइज आप नोट्स किस तरीके से बनाएं। अब इस वाले पेपर पे 3 इश्यूज कवर्ड हैं बेसिक, एक शुड बेटिंग बी लीगलाइज, DNA टेक्नोलॉजी, और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो ये 3 टॉपिक्स मेरे कवर हैं इस एक A4 पे। तो अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका आ जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको बुलेट्स पॉइंट्स जब पता होंगे तो आप अच्छे से उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो, वहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि व्हाट यू कैन, इट्स नॉट विजिबल आई नो, बट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ यू शुड मेक योर नोट्स। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पैराग्राफ्स और वो सब नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस तरीके से मतलब अननेसेसरी नहीं लिख के यू शुड फोकस ऑन द बुलेट पॉइंट्स। अब दूसरी एक चीज़ आती है कि क्या होता है कि जब आप आंसर लिखते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन में से सोचते हो, तो हमेशा अपने माइंड को एक ब्रॉड डायमेंशंस में सोचने का एक उसका वो बना लेना चाहिए जब आंसर्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज़ कि कोई इशू है, न्यू इंडिया फॉर एग्जांपल ले लें, तो क्या होता है कि हम कुछ एक स्पेसिफिक डोमेन्स में अपने आंसर्स लिखने लगते हैं। तो आप जो ब्रॉड डोमेन्स होती हैं ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस की, इसमें आप अपने माइंड को इस तरीके से फ्रेम करिए कि आपको उन ब्रॉड डायमेंशंस में आपका आंसर आए। उससे क्या होता है आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सपोज़ उसका था जैसे कि एक अप्रोच मेरी क्या रहती थी, स्टेक होल्डर्स की रहती थी कि अगर कोई क्वेश्चन आया है तो इंस्टेड ऑफ रैंडम जंबलिंग मैं क्या करता था कि उस क्वेश्चन के स्टेक होल्डर्स मैं डिफ़ाइन कर लेता था। फॉर एग्जांपल NPAs हो गया, तो NPA का इशू आता है अगर, तो मैं NPAs में क्या करता था कि NPA के कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, बैंक्स हो गया, उसके बाद कंपनीज़ हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद रेगुलेटर हो गया। तो अगर इसको इशू को लिखना है तो रैंडम जंबलिंग्स की जगह आप क्या करते हो, बैंक्स के साथ क्या इशू है, रेगुलेटर्स के साथ क्या इशू है, गवर्नमेंट के साथ क्या इशू है, इस तरीके से आप प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हो। उससे क्या होता है आपके पॉइंट्स भी जनरेट होते हैं और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये एक आंसर राइटिंग का मेरा मेन फोकस जहाँ पे था वो ये था। और साथ में क्या था कि जब स्टार्टिंग में आप आते हैं तो सैटरडे संडेज़ को आप 1-2 दिन आप आंसर राइटिंग कर लो, 1 घंटे 2 घंटे, बट मेन फोकस आप क्या रखा करो, जब प्रीलिम्स के बाद आपका जो टाइम मिलता है, मैं क्या करता था, एवरी डे आई यूज़ टू सिट फॉर 1 आवर और 7 क्वेश्चंस आई यूज़ टू राइट। मेरा ग्रुप था, उनके साथ सबके साथ बैठ के मैं लिखता था। तो वो क्या करता है आपको काफ़ी हेल्प करता है, आप डिस्कस कर सकते हो उसके बाद थोड़ी सब लोगों से। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू के लिए टिप्स का तो यही है कि नॉलेज और ये चीज़ें तो दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज़ योर पर्सनालिटी। सो जो भी आप हो वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। आई फील कि क्या होता है कि हर एक पर्सन में एक कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, उसकी कुछ खूबी होती है, वो इंडिविजुअलिटी आपको उनके सामने रखनी होती है।
कुछ ट्रेड्स जो हैं सर का जिनसे मैं मिला उन्होंने जो बताया और मैंने भी फील किए जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आई थिंक इज़ योर कॉन्फिडेंस, योर डिसाइसिवनेस, योर ओपिनियन, योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, योर एक्सप्रेशन। दीज आर थिंग्स जो कि जिस पे आपको वर्क करना चाहिए, ये चीज़ है। तो इंटरव्यू के लिए ये है। अब एक स्पेशल कुछ लोगों ने बोला था कि पीटी है 40-45 डे में, उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो कैसे, वो क्या हो सकती हैं। तो पीटी के लिए यार यही है, देखो बेसिक चीज़ें तो आपको कवर करनी है, स्टार्टिंग पार्ट। और अभी जो ये टाइम पीरियड है 40-45 डेज़ का, आई सजेस्ट, क्योंकि मैं भी इंटरव्यूज़ में बिज़ी रहता था जब मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे, तो उसके बाद बहुत कम टाइम मिलता था पीटी को रिवाइज करने का। तो मैं किस चीज़ पे फोकस करता था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं क्वेश्चंस लगा सकूं। तो क्वेश्चन से क्या होता है, क्वेश्चंस एक तो आपको देता है कि जो जो नए इवेंट्स हैं या हैपनिंग्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाती है, लेकिन उसके अलावा आप एक के पास एक नैग आता है प्रीलिम्स को टैकल करने का। उन क्वेश्चंस को कैसे आप हैंडल करते हो, अगर नहीं भी आता तब भी आप कैसे हैंडल करते हो, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई विल सजेस्ट कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और एलिमिनेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कि क्या होता है कि यू शुड नॉट गो फॉर सिलेक्शन इन प्रीलिम्स। क्या होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड व्हाट इज द राइट आंसर। पहुंच सकते हो कि व्हाट कैन बी द राइट आंसर, उसके लिए आपको यू हैव टू एलिमिनेट द ऑब्वियस रॉन्ग ऑप्शंस। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप एक एक ऑप्शन और एक एक स्टेटमेंट को काटते हुए चलो, जो चीज़ नहीं हो सकती हो उसको फाइंड आउट करो। उससे क्या होता है, हेल्प मिलता है कि जो भी आपका बचेगा वो आंसर आपका हो जाता है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि 50-50 आपका जो रहता है, जैसे दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हो, दो बचते हैं, तो उसमें आपको पूरा अटेम्प्ट लेना है। मतलब वो तो छोड़ना ही नहीं है। अगर 50-50 आप कर पा रहे हो तो आपको अगर रैंडम भी गैस लेना है तब भी आप ले लेना, दो दो ऑप्शन में अगर बच रहा है। मैं क्या करता था कि दो ऑप्शन में क्या होता है कि मैं ज़्यादा इंक्लूसिव अप्रोच रहता था। इंक्लूसिव अप्रोच इन द सेंस कि सपोज़ दो दो ऑप्शंस मेरे पास बचे हैं जिसमें एक 1-2-3 है और एक 1 and 3 ओनली है। तो इन दोनों में अगर मुझे लेना होता था तो मैं 1-2-3 पे जाता था, इंक्लूसिव अप्रोच इसको बोलता था। तो क्या होता है कि जब जैसे सपोज 20 क्वेश्चन है जिसमें आप 50-50 कर रहे हो, जिसमें 50-50 का वो हो रहा है, तो मैं सारे में इंक्लूसिव अप्रोच ज़्यादा लगाता था। क्योंकि उससे क्या होता है कि कुछ एक्सक्लूसिव होंगे वो कट जाते थे, लेकिन ओवरऑल आपका पॉजिटिव आता था। लेकिन आप क्या करते हो, कुछ में इंक्लूसिव कुछ में एक्सक्लूसिव करते हो, तो कभी कभी चांसेस होते हैं कि बहुत सारे भी गलत हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। और हाउ मैनी टू अटेम्प्ट, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे कि वो डिपेंड करता है आप कितने कैसा क्वेश्चन पेपर है, किस तरीके का है, तो उससे आप वो देख के उस हिसाब से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। 85-90 आई से इज़ अ डिसेंट नंबर, उसी रेंज में आप अटेम्प्ट करना, वो काफ़ी अच्छा है। और अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ करना। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आई हैव सेड कि अभी जितना टाइम है एनालाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन दोज पेपर्स, उनके क्वेश्चंस वो कैसे सेट हो रहे हैं, वो किस तरीके से प्रिपेयर वो ऑप्शन सेट कर रहे हैं, उनको एक बार आप देखिए। उससे आपको आइडिया होगा कि आपको वहाँ पे जाके कैसे हैंडल करना है। और एक सबसे चीज़, एग्जाम प्रेशर। मैंने आई हैव सीन पीपल जो कि टेस्ट सीरीज़ में टॉप करते थे और बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल। तो आप वो टेंशन जो होती है एग्ज़ाम की, वो प्लीज़ हटा दीजिए। वहाँ पे जाके जस्ट फोकस ऑन दोज 100 क्वेश्चंस। उन 2 आवर में डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट आपको अपना 100% देना है। आप जितने रिलैक्स माइंड से वहाँ पे प्रीलिम्स के आंसर्स देंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एंड नाउ वी कैन टेक अप क्वेश्चंस। मैं उसके और एक वो चीज़ होती है कि लोगों को ये लगता है कि आई गॉट 3rd रैंक, तो
कभी कभी ये होता है कि ज़्यादातर इफ़ यू सी टॉपर्स दे आर फ्रॉम आईआईटी, दे आर फ्रॉम वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, with due regard to all those people, I'm not from an IIT or any prestigious institute. मैं और academics में भी मेरा 11 10th 12th इसमें 60% ही रहा था। तो I'm kind of person जो जिस मुझसे वो लोग रिलेट ज़्यादा कर सकते हैं जो इस तरह के बैकग्राउंड से हैं। अटेम्प्ट मेरा 5th था, तो मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं। प्रेलिम्स में फ़ेल हुआ, मेंस में फ़ेल हुआ, इंटरव्यू में एक बार वो हुआ था, लिस्ट में नहीं आ पाया था। तो अल्टीमेटली लेसन जो लाइफ का है वो यही है कि आपका एक गोल होता है, उसको आप रखो, और उस गोल को अचीव करने के लिए आप कितना डेडिकेशन, कितना हार्ड वर्क दिखाते हो, वहाँ से मैटर करता है। फेलियर्स जो होते हैं वो एक पार्ट हैं इस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का, नहीं, वो एक लाइफ का पार्ट होते हैं। एंड दे हेल्प यू इन मेकिंग योर पर्सनालिटी, रिफाइनिंग योर पर्सनालिटी। तो आप उन फेलियर से कभी मत घबराना, उनको हमेशा एक लर्निंग कर्व की तरह देखो। हमेशा अगर उनको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। और फेलियर्स को ओवरकम करने का भी एक वो रहता है कि देर आर डिफरेंट फेजेस जहाँ पे आप लो फील करते हो बहुत ज़्यादा जब फेल हो जाते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, मेरे साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं इस टाइप के। तो क्या होता था कि प्रीलिम्स अगर मेरा नहीं हुआ, प्रीलिम्स तो मेरा लकीली कभी रुका नहीं है, मेंस जैसे नहीं होता था, तो आई यूज़ टू टेक अ ब्रेक फॉर 2-3 डेज़ 4 डेज़ उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद आई यूज़ टू स्टार्ट अगेन विद अ फ्रेश माइंड। उसके लिए मैं क्या करता था कि डोंट थिंक ऑफ कि 1 साल बाद 2 साल बाद क्या होगा, अगला प्रीलिम्स कब है, मेंस कब है। व्हाट यू डू इज़ एक दिन का आप टारगेट रखो, एक वीक का टारगेट रखो। मैं क्या करता था कि मुझे एक वीक का पढ़ना, एक दिन का पढ़ना है, मुझे रात तक ये चीज़ ख़त्म करनी है। अब मैं उसके अलावा नहीं सोचता था कि कब मेरा क्लियर होगा, नहीं होगा, और मैं ये सोचता था कि कैसे इम्प्रूव कर सकूँ चीज़ों को। तो ये छोटे छोटे जब आप टारगेट्स रखते हो तो आप अपने आप को इंगेज रखते हो चीज़ों में, इससे आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होता है, तो ये आपको हेल्प करता है। प्लस यार इंगेज रखो यार। मैं मूवीज़ देखता था, मैं मुंबई में था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ हम फ्राइडे को हर फ्राइडे को मूवी देखने जाते थे, और वैसे भी फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए जिमिंग विमिंग। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जब आप थोड़ा सा ये करते हो तो जो आपका मेंटल एग्जॉशन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो आपको हेल्प करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अभी आई टेक अप सम क्वेश्चंस, और उससे हम आई ट्राई टू आंसर जो भी है, और आप लोग पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका आंसर्स दे सकूँ। हिंदी मीडियम में रिजल्ट्स का एक है, वो बहुत जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं क्वेश्चंस। वो कह रहे हैं हिंदी मीडियम में रिजल्ट्स कम हैं या आ नहीं रहे हैं, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। आइल से कि देखो यार, हिंदी मीडियम जो है वो नॉलेज नहीं है, वो एक नॉलेज को एक्सप्रेस करने का एक सिर्फ मीडियम है। इफ़ यू आर नॉलेजेबल, आप आओगे कैसे भी करके, एंड दे नॉट टेस्टिंग कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या आप इंग्लिश में कितना अच्छा लिख पा रहे हो। तो अगर आपका मीडियम हिंदी है, इट डजेंट मैटर। अगर आपका नॉलेज अच्छा है जीएस का, हिंदी ऑप्शनल का या उसका, आप डेफिनेटली आओगे। और इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है कि आप का वहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं या हिंदी में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। हिंदी वालों को भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। वॉट दे आर लुकिंग फॉर इज़ नॉलेज, वॉट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव। तो आप ऐसा कभी मत सोचना कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है जामिया में, उसका उर्दू लिटरेचर था, उसने उर्दू मीडियम से जीएस आंसर्स लिखे थे और ही क्वालिफाइड। तो इट डजेंट मैटर कौन सा मीडियम आप चूज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ से कभी मत सोचिएगा। सर करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए? आमना, देखो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप अगर प्रीवियस ट्रेंड देखोगे तो मेन करंट अफेयर्स पे ही फोकस है। लेकिन वो करंट अफेयर्स ऐसा होता है कि आप स्टैटिक अगर कवर्ड नहीं है तो वो करंट अफेयर्स भी आपसे सॉल्व नहीं होगा।
तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कवर द स्टैटिक पार्ट, देन यू शुड मूव ऑन टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर बेस्ट सोर्स है, प्लस गो फॉर वन मैगजीन। बट आप जो है अपने सोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट करो, कन्फाइन करो। आप ज़्यादा एक्सपैंड करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। फोकस ऑन रिवीजन, प्रीलिम्स से पहले फोकस ऑन रिवीजन एज मच एज पॉसिबल। जो भी आपने पढ़ा है करंट में, फोकस ऑन दैट। सर बॉटनी ऑप्शनल कैसा है, वन पर्सन इज आस्किंग। यार देखो, आई डोंट नो बॉटनी का क्या वो है, बट आई जस्ट नो कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, गो फॉर इट। आप ये मत सोचो कि उसमें मार्क्स हैं या नहीं है, उसका ट्रेंड क्या है, कितने लोग ले रहे हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। आपको लगता है कि आप अगर अच्छा कर सकते हो, गो फॉर इट, आप बहुत अच्छा करोगे उसमें। जोग्राफ़ी मेरा ऑप्शनल है, मैंने जोग्राफ़ी पढ़ा था 14 से लेके, और कंटिन्यूसली मेरे कम मार्क्स थे। मेरे 233 मार्क्स थे जोग्राफ़ी में, 234 थे, 233 थे इन अटेम्प्ट्स में। बट स्टिल मुझे था कि जोग्राफ़ी मैं किसी तरह कर लूँगा, और लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 321 मार्क्स आए। तो ये आपके ऊपर है, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आपको कैसा इंटरेस्ट आता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, यू कैन टेक इट। श्वेता कुमारी, यू आर आस्किंग अबाउट द एथिक्स स्ट्रैटेजी। हाँ, मैंने एथिक्स के बारे में थोड़ा सा बताना भूल गया था। एथिक्स के लिए व्हाट यू डू इज़, सबसे पहले तो एथिक्स का सिलेबस जो है ना, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से एक कॉपी बनाइए, और उन टर्मिनोलॉजीज़ को लिख के उन पे थोड़ा थोड़ा सा लिखिए। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको डिफ़ाइन कीजिए अपने खुद के वर्ड्स में, 4-5 लाइन्स में। तो ये क्या होगा कि ये आपको एक बेसिक वो देगा आइडिया। उसके बाद क्या करिए कि उन उन जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स सर्च कीजिए जो न्यूज़पेपर्स में कवर होते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड कुछ अच्छे जो उनके एग्जाम्पल्स हैं, पॉलिटिशियंस के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और कॉरपोरेट्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, उनको उन हेडिंग्स में डालिए, उनको फिक्स करिए, ताकि क्या हो कि उस टाइप से अगर आए तो आपको लिखना है। क्योंकि थियरी अगर आप एथिक्स में ज़्यादा डालेंगे तो उससे क्या होता है कि मार्क्स नहीं मिलते। तो जितने ज़्यादा हो एग्जाम्पल्स डालिए। केस स्टडीज़ का जो पार्ट होता है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, उसमें जितनी ज़्यादा डायमेंशंस आप डाल सकते हैं उतनी डालिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स पे फोकस करिए। फॉर एग्जांपल केस स्टडी आती है, उसमें आपसे सोल्यूशन पूछा जाता है, राइट्स हो गए या कुछ हो गया है, तो एक तो इमीडिएट मेजर्स होते हैं उस पर फोकस करिए, और उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं उस चीज़ को हटाने के, वो उस पर भी फोकस कीजिए। डायमेंशंस आप बताइए कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या क्या रोल है। उन डायमेंशंस को आप जब मल्टीपल वे में दिखाते हैं तब आपकी केस स्टडी पूरी होती है। विच एनसीईआरटी नीडेड, ओल्ड और न्यू, संजना? देखो एनसीईआरटीज़ का क्या है कि डिपेंड करता है। मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा था, दे वर वेरी गुड और काफ़ी हेल्प किया था। और जो नई एनसीईआरटीज़ हैं वो भी थीमेटिक उनमें दिया हुआ है सारा पूरा, तो वो भी अच्छे हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी भी आप पढ़ना चाहें। एनसीईआरटीज़ जो हैं वो सारी अच्छी हैं। आई विल सजेस्ट कि आप ओल्ड ही पढ़ लो, क्योंकि उसमें जो दिया हुआ है एक बुक में पूरा एंशियंट कवर है, मेडिवल कवर है, मॉडर्न कवर है हिस्ट्री का, तो आप देख सकते हो। वन पर्सन इज़ आस्किंग अबाउट एसे, कि एसे में ग्रामर का इम्पोर्टेंस क्या रहता है, और एसे का वो आई टेक एसे एज अ होल स्ट्रैटेजी वाइज। आप एसे में किस तरीके से वो करते हैं। एसे में देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हो। एसे के लिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज 1.5 आवर एक एसे के लिए है, तो 15-20 मिनट्स यू गिव फॉर आप पॉइंट्स को अपने जॉट डाउन करने के लिए। उसके बाद आप ऊपर नीचे करिए आपको किस पॉइंट्स को कहाँ पे लाने हैं। तो एक बार आपका बेसिक फ्रेमवर्क आ जाएगा, उसके बाद आप लिखना शुरू करिए एसे को। और एसे में क्या होता है कि आप रेस्ट्रिक्ट मत करिए, जितना ज़्यादा डोमेन्स आप एसे में दिखाएंगे उतना आपको मार्क्स मिलेंगे। मेरे 2016 में 161 मार्क्स थे, 2017 में भी 147 थे, 18 में 134 हैं। तो एसे मैं समझता हूँ कि मतलब मुझे तो जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी, वो आप हेल्प कर सकते हैं। आप जैसे मैंने जीएस का आंसर्स बोला, उसी तरह आप ब्रॉड डायमेंशंस में आंसर्स को लिखिए। पॉलिटिकल डोमेन, सोशल डोमेन, इकोनॉमिक डोमेन, एनवायरनमेंट डोमेन, वेमेन की डोमेन, एथिक्स की डोमेन, एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स, गवर्नेंस डोमेन, ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद एक ने पूछा था ग्रामर कितना इम्पॉर्टेंट है एस्से में। यार देखो क्या होता है, जब एस्से आप पढ़ते हो तो ग्रामर नो डाउट आपको क्या होता है, एक फील देता है। अगर फ्री फ्लोइंग एस्से है तो उसमें टीचर को पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन अननेसेसरी आप ग्रामर पे फोकस मत करिए कि आपको एक एक लाइन लिखने में वो हो रहा है कि ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं है। थोड़ा सा आप फोकस करिए, लेकिन मेन फोकस आपका कंटेंट और फ्लो पे होना चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं क्या करता था, इंट्रोडक्शन को पहले ही लिख लेता था ताकि कोई उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ ना आए, और कंक्लूजन भी लिख लेता। इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ लोग एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग पोएम्स, कुछ लोग केस स्टडी, कुछ लोग कोट से स्टार्ट करते हैं। तो वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है, आप किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। I'm in second year graduation. How to choose my optional? One person is asking. देखो ऑप्शनल के लिए यार सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने 3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। मैंने क्या किया था कि एक एक बुक तीनों की पढ़ी थी, देखा, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे। लेकिन उसके बाद आई रियलाइज ज्योग्राफी इज़ द सब्जेक्ट जिसमें मैं अच्छे से कर सकता हूँ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि देखो बेटर क्या होता है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ऑप्ट करो, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी 3-4 साल पढ़ चुके हो। और उसमें क्या होता है, उसको डेवलप करना, बिल्टअप करना बहुत आसान होता है उस चीज़ को लेके। लेकिन इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट सब्जेक्ट, यू कैन गो फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। बाकी चीज़ें कि उसका ट्रेंड क्या है, उसमें मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो सेकेंडरी थिंग्स हैं। 2015 में आयल से ज्योग्राफी में लोगों को 150 मार्क्स मिले थे दोनों पेपर में मिला के। तो 2016 में कोई अगर ऑप्ट कर रहा है ज्योग्राफी, अगर वो ये सोचे कि लास्ट ईयर तो मिले ही नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए, तो वो बेकार की बात है। वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। कर टेस्ट सीरीज फॉर मेंस, 1% आस्किंग टेस्ट सीरीज़ फॉर मेंस। यार देखो टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी हैं मार्केट में, आप सबको पता है, विजन है, इंसाइट्स है, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं। उनका बेस्ट पार्ट क्या होता है, उनका इवैल्यूएशन से आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाता है, और आपका जो कंपटीशन होता है वो एक बहुत बड़े ग्रुप में होता है, तो आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। बट मेरा जो स्ट्रैटेजी थी वो आई मेनली फोकस्ड ऑन ग्रुप राइटिंग। मेरा 4-5 लोगों का ग्रुप था। एवरीडे आई यूज्ड टू सिट एंड आई यूज़ टू राइट 7 क्वेश्चंस एवरी डे, और उसको हम लोग डिस्कस करते थे। तो ये मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगा था इस चीज़ को लेके। और क्वेश्चंस जो थे हम लोग नेट से ले लेते थे, जो बाकी कोचिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल ही जाते हैं। सर हाउ टू स्टार्ट, नीलेश इज़ आस्किंग हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यार यूपीएससी का वही है कि आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो एंड देन स्टार्ट, फिर न्यूज़पेपर्स पे थोड़ा, फिर करंट पे फोकस करो, बट स्टार्ट विद एनसीईआरटी, इज फोकस देयर। सर जामिया में जाने के लिए क्या तैयारी करें? या देखो जामिया का आरसीए है, उसका एक एंट्रेंस होता है, अभी फॉर्म्स आ जाते हैं। उस एंट्रेंस में वो बेसिकली जीएस के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लस वो लोग क्या करते हैं कि एस्से लिखवाते हैं। तो व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड फोकस ऑन जीएस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव जो है एनसीईआरटीज़, प्लस स्टैटिक डायनेमिक पार्ट जो है करंट अफेयर्स का, उन्हीं से आप सॉल्व कर पाओगे उन क्वेश्चंस को, और एस्से थोड़ा लिखना सीख लोगे। तो ये चीज़ अगर आप क्लियर कर लोगे तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। हिंदी मीडियम में क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? अब ऑलरेडी ये मैंने आपको बता दिया है। न्यूज़पेपर बेस्ट अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स। देखो यार न्यूज़पेपर जो है, कोई जैसे हिंदू कुछ लोग पढ़ते हैं उनको वो अच्छा लगता है, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, मेरे लिए मुझे वो अच्छा लगता है। वो डिपेंड्स आपको कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा लग रहा है। इन्फॉर्मेशन मोर और लेस सब में बराबर ही होती है, बट न्यूज़पेपर के साथ साथ उसको एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एक मैगजीन्स के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक मैगजीन रखिए, और अननेसेसरी आप उसको इंक्रीज मत करें।
हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग, अभिषेक पूछ रहा है। अभिषेक यार, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया, आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे, बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आई शो, देखो क्या होता है कि दिस इज़ माई डेटा बुक। वॉट वॉट आई हैड डन वॉज कि मैंने अपने ये बुक्स बना ली थी, इसमें जो बेसिक जो डेटा होता है मैंने वो कवर किया था। तो मैं क्या करता था, अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए आई यूज़ टू ओपन माय आंसर विद अ डेटा। उसके बाद बॉडी में आई यूज़ टू राइट इट अकॉर्डिंग टू the notes which I have prepared. I have shown you these bullet points. I used to elaborate on these bullet points, and in conclusion I used to write the recommendations of different committees या किसी एक eminent person की कुछ saying है या कुछ भी है वो recommendations में डालता था। करंट अफेयर्स मैगजीन्स की, यार देखो कोई स्पेसिफिक मैगजीन्स नहीं है, कोई भी आप एक सोर्स ले लो। मार्केट में बहुत सारे हैं, विजन हो गया, इनसाइट्स हो गया, बाजीराम हो गया, बाकी सारे हैं, लेकिन फोकस ऑन वन मैगजीन, इतना ज़्यादा इधर उधर नहीं गाओ, वन मैगजीन को उसी को रिवाइज करो। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यार देखो क्या होता है कि फर्स्ट जब नए आप लोग आते हो ना, तो एक डायरेक्शन में पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें लगता है सब कुछ पढ़ना है, तो हम लोग एक्सपर्ट बनने का ट्राई करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है जब आप स्टार्टिंग में where I was, sorry I forgot कहाँ पे थे हम। हाँ, कोचिंग पे थे हम लोग, कोचिंग का। तो स्टार्टिंग में आई से कि जो डायरेक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप किस वे में पढ़ो। कोचिंग का सबसे बड़ा रोल स्टार्टिंग में ही होता है कि वो क्या करते हैं, आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि इसमें पढ़ना है, तो आप अननेसेसरी, सॉरी यार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। तो कोचिंग का वो ही रहता है कि आप डायरेक्शन मिलती है, आप किस तरीके से पढ़ना है। तो कोचिंग के लिए स्टार्टिंग में इट्स गुड कि आप थोड़ा सा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इट्स योर सेल्फ स्टडी जो आपको सिलेक्शन देगी। आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि कोचिंग आपको सिलेक्शन दे सकती है। तो योर सेल्फ स्टडी, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, उसमें कितने प्रोडक्टिव आवर्स हैं और उसको कैसे आप यूटिलाइज़ करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। जोग्राफ़ी के लिए कौन कौन से बुक पढ़ें, तो आई से के जोग्राफ़ी के लिए व्हाट यू कैन डू, जीएस के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट हो जाती हैं, और उसके बाद जेसी लियोंग बुक है वो काफ़ी हो जाती है, और उसके बाद अगर इंडियन जोग्राफ़ी पढ़ना है तो आप खुल्लर में से कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल के रिगार्डिंग आपको थोड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। सविंदर सिंह हो गई फिज़िकल जोग्राफ़ी के लिए, आर.डी. दीक्षित हो गई जोग्राफिकल थॉट्स के लिए, इंडियन जोग्राफ़ी के लिए खुल्लर हो गई, तो ये सारी बुक्स आप कवर कर सकते हैं। बस 37 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई टेक 1 or 2 क्वेश्चंस मोर एंड देन विल रैप अप। वाई इंजीनियर्स आर नॉट चूजिंग देयर डोमेन और यूपीएससी में आ रहे हैं। यार देखो, एक तो फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप देखो 10 ग्रेजुएट हैं तो उसमें से 8 या 9 तो इंजीनियर्स ही आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज ग्रेजुएट्स की है वो इंजीनियर्स की है, तो वो ही रिफ्लेक्ट होती है यूपीएससी में। दूसरी चीज़ जो है कि यार यूपीएससी का एग्ज़ाम का एक सबसे बड़ा पार्ट है कि जो एक सोशल रेस्पेक्ट होता है इस जॉब से रिलेटेड, और एक जो आपका सोसाइटी को यू कैन गिव बैक मैनी थिंग्स, और सेटिस्फेक्शन जो होता है करियर को लेके, वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप वो प्राइवेट जॉब में आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल मूव इनटू दिस करियर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियर्स के आने से बाकी लोगों को कोई वो आ रहा है, बस ये है कि उनका नंबर्स ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा है तो यहाँ पे भी ज़्यादा है। सी सेट के लिए आई से कि सी सेट में
तीन सेक्शंस होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं सी सेट में तो प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर आप एवरेज भी हैं तो यू नीड टू गेट 66 मार्क्स, और उसके लिए आप कोई भी इन तीनों में से दो उठा लीजिए, उनको उन पे थोड़ा वर्क कर लीजिए। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो बाकी दो पे इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। प्रिपेयर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का एज सच कोई मैंने स्पेसिफिक नोट्स तो नहीं बनाए थे, लेकिन क्या है कि जब कोई इशू आता था तो मैं उसको कवर कर लेता था। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज थे, स्मगलिंग का हो गया, या माओइज़्म का हो गया, रीजनलिज्म का हो गया, या ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको सिलेबस में भी मिल जाती हैं। तो स्टैटिक में थोड़ा सा आप कवर कर लेते हो, बाकी जो चीज़ें इशू करंट में चल रही होती हैं उसी को आप प्रिपेयर कर लो, वो कवर हो जाता है। लक्ष्मीकांत इज़ एनएफ पॉलिटी के लिए यार, काफ़ी हो जाता है, मैंने तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। और लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन एनएफ फाइल से, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट सुनने के लिए, और आई होप कि ये जो कुछ 40 मिनट्स का एक इंटरेक्शन था वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और प्रीलिम्स आने वाला है, ऑल द बेस्ट।